मैं भारत सरकार के द्वारा लाए हुए सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। अभी जब सभापति महोदय कांग्रेस के मित्र तकरीर कर रहे थे तो मुझे शाहिर की एक लाइन याद आई कि कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, सबको अपने ही किसी बात पर रोना है। समझाऊंगा जब एयर इंडिया की बात करूंगा, जब मनरेगा की बात करूंगा, जब सब्सिडी की बात करूंगा तो पूरा समझाऊंगा, पूरा कागज लेकर आया हूं। इतना बड़ा सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स लेके भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई है, उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, आज पूरी दुनिया, अभी आईएमएफ का जो है अक्टूबर का रिपोर्ट आया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अक्टूबर का रिपोर्ट आया है, और कोरोना के कारण, कोविड के कारण पूरी दुनिया कराह रही है। और मैंने फिजिकली सभापति महोदय, संजोग से ये पिछले 7-8 महीने में मैं यूरोप के भी कई एक कंट्री घूमने का मुझे मौका मिला है और मैं अमेरिका भी घूम कर आया। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, जहां की लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, जहां की सारी दुकानें अरबों अरबों रुपये में जाती थी, आज का हालात, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपको जून और जुलाई की बात कर रहा हूं सभापति महोदय, वहां के सारे दुकान खाली हैं। इतनी बड़ी बेरोजगारी है, लोगों को किराएदार नहीं मिल रहा है, बेचने की तो बात छोड़िए। और उन लोगों ने क्या किया? पूरी दुनिया में आज अनएम्प्लॉयमेंट अपने एक्सट्रीम पर है। हेल्थ का सिस्टम, जो पूरी दुनिया कह रही थी कि यूरोप का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यूके का बहुत बढ़िया है, यूएस का बहुत बढ़िया है, इस कोरोना ने सबको सामने लाकर खड़ा कर दिया कि सबके मुकाबले, आप माने या ना माने, मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया को दिखाया है, हमने जो 130 करोड़ लोगों को बचाया है, शायद इस तरह का हेल्थ सिस्टम कोई भी पैदा नहीं कर पाया। और वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में आप समझिए कि जीडीपी का, जो आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये सारे जो रिपोर्ट आए हैं, वो रिपोर्ट लगातार ये कह रहे हैं कि प्रत्येक देश की जीडीपी जो है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी लगभग 3.5% डाउन जाएगी। और उसमें जब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए खड़े होते हैं, तो हमको कम से कम प्रेज करना चाहिए। मैं, आप सभापति महोदय, कम से कम कांग्रेस के जो स्पीकर हैं, जो बोलने वाले थे, उनके माध्यम से कहना चाहता था कि हेल्थ वर्कर को आपने अप्रिशिएट किया, सभी करते हैं, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके कारण हम बच पाए, ये सभी करते हैं, मतलब पूरा सदन उनके साथ है। हम लोग लगातार बार बार अपने भाषण में इन चीजों का जिक्र करते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ किया, वित्त मंत्री जी ने कुछ किया, प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ किया, उसके लिए भी तो कम से कम एक लाइन बोल देते। उन्होंने क्या बोला सभापति महोदय? उन्होंने बोला, एयर इंडिया के बारे में बात हुई, क्योंकि इस बजट में सबसे बड़ा विषय जो है वो एयर इंडिया है। और मुझे पता है कि मैं जब अपना बात खत्म करूंगा तो कई एक लोग जो है एयर इंडिया के बारे में अपना पूरा का पूरा भाषण जो है इसके ऊपर देंगे। एयर इंडिया क्या है, मैं एयर इंडिया से ही शुरू करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, जब 2004 में हम सरकार से बाहर गए, तो एयर इंडिया एक अलग कंपनी थी और इंडियन एयरलाइंस अलग कंपनी थी। और यह पूरे सदन को जानने का सवाल है, और दोनों कंपनी प्रॉफिट में थी, दोनों कंपनी प्रॉफिट में थी। अचानक 2004 में हमारी सरकार चली गई और यह पूरा का पूरा ये
सीएजी का रिपोर्ट है सभापति महोदय, यह सीएजी का रिपोर्ट है। सीएजी का रिपोर्ट क्या कहता है? यह 2011 की रिपोर्ट है, हमारे सरकार के सामने की रिपोर्ट नहीं है। इस पर चूंकि हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। सीएजी की रिपोर्ट एक एक चीज को बताती है। यह बताती है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर नहीं होना चाहिए, यह गलत डिसीजन था। एयर इंडिया बोर्ड ने भी कहा कि यह मर्जर नहीं होना चाहिए, इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड ने भी कहा कि यह मर्जर नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बोर्ड के मर्जी के खिलाफ इन्होंने मर्जर कर दिया। और आपको बताऊं, आज जब मैं बात कर रहा हूं, आज इतने दिनों के बाद 2021 अब 22 होने वाला है, पिछले 16-17 साल में सभापति महोदय यह मर्जर हो ही नहीं पाया। धर्माधिकारी की रिपोर्ट आ गई कि उनके जो एम्प्लॉई हैं, उनका जो लोगों का बिहेवियर है, काम करने का तरीका है, जो उनका इंसेंटिव देने का तरीका है, जो उनको सैलरीज है, ये दोनों को स्ट्रीमलाइन करो। आज तक वो धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट नहीं हो पाई और एयर इंडिया के एम्प्लॉई अलग रहे, इंडियन एयरलाइंस के एम्प्लॉई अलग रहे। एक कहावत है कि तेते पांव पसारिए जेते लांबी सोर, जितना आपका चादर है उतना ही बढ़ना चाहिए। बोर्ड ने तय किया, एयर इंडिया के बोर्ड ने तय किया, इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड ने तय किया कि हम 17-18 प्लेन से ज्यादा खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमने क्या किया? मैं सभापति महोदय ये ईगॉम की रिपोर्ट लेकर आया। कांग्रेस के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, बड़े नेता हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, पी चिदंबरम साहब ईगॉम के हेड। और उन्होंने क्या किया? करे कोई भरे कोई। हमारे ऊपर जो क्वेश्चन करते हो सभापति महोदय, कांग्रेसियों को अपने से सोचना चाहिए। आपने क्या क्या किया, मैं पढ़ के बताऊं। आपने जो है भारत सरकार का, यह पीएसयू था, भारत सरकार की कंपनी थी, लेकिन वो प्राइवेट तरीके से चलती थी, प्रोफेशनल तरीके से चलती थी। भारत सरकार ने, यह ईगॉम की रिपोर्ट है, मैं प्लेस करूंगा, ये यहां टेबल पर रखूंगा सभापति महोदय। आपने सॉवरेन गारंटी दी, भारत सरकार ने सॉवरेन गारंटी दी और जो 17 प्लेन खरीदना था उसको 117 पर कर दिया। किसके पास यह कमीशन गया? किसके कहने पर आपने कर दिया? ये चिदंबरम साहब कौन होते थे ईगॉम में यह फैसला करने वाले? और यदि वित्त मंत्री के नाते पैसा नहीं था इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को, तो इतने प्लेन खरीदने की क्या आवश्यकता थी? और खरीदते तो यह सॉवरेन गारंटी देने का अधिकार किसने दिया? इस देश को बेचने का अधिकार किसने दिया? और जब आप सॉवरेन गारंटी देंगे और उस सॉवरेन गारंटी में एयर इंडिया जब पैसा लौटाने को तैयार नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतनी प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे? प्रत्येक साल 4,000, 5,000, 10,000 इस तरह की बातें होने लगी। जब लगा कि मामला नहीं सुधरेगा तो 2010-11 में एक टर्न अराउंड प्लान जो है इन्होंने फिर से फिक्स कर दिया। फिर से पैसा देने का जो है इन्होंने एक साधन क्रिएट कर दिया। मैं केवल बता रहा हूं कि यूपीए सरकार ने किस तरह से इस देश के साथ, इस देश के टैक्स पेयर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की। और वो टर्न अराउंड प्लान में वो भी सीएजी की रिपोर्ट है, और सीएजी की रिपोर्ट पूरे देश में पढ़ना चाहिए कि उस टर्न अराउंड प्लान के बारे में सीएजी ने कहा कि तुम पैसा कूड़े में फेंक रहे हो, इससे कोई एयर इंडिया की हालत नहीं सुधरने वाली है। लेकिन हम लगातार, कोई ऐसा बजट नहीं है सभापति महोदय, हम और आप एक साथ जो है सांसद रहे हैं, 2009-10 से कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा बजट नहीं है, कोई ऐसा सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स नहीं है जिसमें कि भारत सरकार ने 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 करोड़ रुपया एयर इंडिया को नहीं दिया। किस लिए दे रहे थे भैया? जब आपको तय हो गया कि हम पैसा नहीं लौटा सकते, वो भी पैसा कम से कम नहीं भी कुछ तो 30-35 हजार करोड़ रुपया सभापति महोदय टर्न अराउंड प्लान में केवल करप्शन में हमने दे दिया, तो क्या करते? जब भारत सरकार ने यह तय किया और लगा कि हम टैक्स पेयर की मनी लेकर जा रहे हैं, और यह केवल और केवल उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और चिदंबरम साहब के कारण ऐसा संभव हुआ, तो भारत सरकार ने तय किया, क्यों अच्छा तय किया
कि इसको डिसइन्वेस्ट करना है अपने को, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सॉवरेन गारंटी है, जो 117 प्लेन लेकर आप आए हैं, वो पैसा कहां से आप देंगे? और इसी कारण से जब ये टाटा को ये जाएगा तो उसको डेट फ्री कंपनी देना है, और इस कारण से ये हम लेकर आए हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। उसका कारण यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट में कोई पार्टी आएगी कि नहीं आएगी यह तय नहीं था। आपको पता है कि हम पिछले साल भी इसको डिसइन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई आदमी खड़ा नहीं था, और वो कहते कि हम एंटीसिपेट नहीं कर पाए। हम एंटीसिपेट किए, लेकिन आपने कितनी चोरी की थी उसको एंटीसिपेट करने में हमको इतना वक्त लग गया, इसलिए हम इस बार लेकर आए। दूसरा कांग्रेस के समय का कि कैसे देश को इन्होंने डुबोया है, वो स्पीकर 10 मिनट तक नहीं बैठते सुनने के लिए। ये कांग्रेस की आज के समय हालत है। ये है। चलो निशिकांत जी बोलेंगे जी, निशिकांत जी बोलेंगे, दूसरा कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति महोदय, अब दूसरा सवाल है फर्टिलाइजर सब्सिडी का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। हम पार्लियामेंट में सभी लोग किसी न किसी कमेटी के मेंबर होते हैं, और हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है ऊपर होनी चाहिए, हम सांसदों को पूछते नहीं हैं, कमेटी की रिपोर्ट को जो है कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही बड़े डेमोक्रेट हैं सभापति महोदय, और वो पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट्री कमेटी को बड़ा सीरियसली लेते हैं। और हम तो अपोजिशन का, अभी मेरे बाद जो है वो मिस्टर मारन बोलने वाले हैं। ये रिपोर्ट है सभापति महोदय, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का केमिकल और फर्टिलाइजर का, और उदय प्रताप सिंह मेरे सामने बैठे हैं, संजोग से वो मेंबर हैं, और उसकी चेयरमैन जो है डीएमके की जो उपनेता हैं कनिमोझी साहिबा, वो इसकी चेयरमैन, उनकी ये रिपोर्ट है। और वो क्या कह रही है, ये रिपोर्ट में केवल 2-4 लाइन कोट कर दूं सभापति महोदय। वो ये कह रही है, ये 2020 की रिपोर्ट है, मतलब अभी की रिपोर्ट है, मतलब ये कोरोना होने के बाद की जो है ये रिपोर्ट, कोई पुरानी रिपोर्ट, क्योंकि 2019 में हम लोग जब आए जीतकर तब उसके बाद वो चेयरमैन बनी है, तो इसलिए उसके पहले वो चेयरमैन नहीं थी। ये कह रही है कि सिंस एनी ड्रास्टिक चेंज in the extent fertilizer subsidy policy would have huge bearing on the food security of the country, the committee would like to make the following recommendation। और वो ये कह रही है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता, कि भारत सरकार की जो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी की जो पॉलिसी चल रही है, हम उससे सहमत हैं, और इसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए जो कमेटी बनाई है नीति आयोग की और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के नेतृत्व में, यदि पूरी पार्लियामेंट का हम सोचते हैं कि छोटा सा एक रूप जो है स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी की ये रिपोर्ट केवल फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए ही है, कोई अलग कोई रिपोर्ट मैं कोट नहीं कर रहा हूं, फर्टिलाइजर सब्सिडी के ही बारे में रिपोर्ट है। और यदि उस रिपोर्ट को भारत सरकार ने इन टोटो एक्सेप्ट कर लिया, और इसमें जो है किसानों को जो है 1.5 गुना 2 गुना दाम देना है, एमएसपी देना है, केवल किसानों की बात करते हो यार। किसानों को कैसे सुविधा देनी है, पूरी वर्ल्ड मार्केट में आज यदि डीएपी का रेट बढ़ गया, नाइट्रेट फॉस्फेट, यदि आपके पास उसका रॉ मटेरियल नहीं मौजूद है, और पूरी दुनिया में दाम यदि आगे बढ़ रहा है, यदि उसकी प्राइस को कम करने के लिए हम फर्टिलाइजर सब्सिडी लेकर आए तो क्या काम कर दिया? क्या किसानों को फायदा देना कोई ये नहीं है, केवल सिंघू बॉर्डर पर जाकर हल्ला करना और किसानों को जो है मरवा देना, यही आपका उद्देश्य रह गया है कि किसानों को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, कैसे कम रेट पर जाएंगे? क्या ये विचार नहीं है? और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, ये किस तरह की बातें करते हैं, मैं भी देख रहा था, पेट्रोल डीजल पर बड़ा ह्यू एंड क्राई होता है, और यूपीए, और मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जो है फरहान, उनसे मैं पूछना भी चाहता हूं कि सदन को वो बताएं, यदि मेरी समझ जो है वो कम है या ज्यादा है या नहीं है, मुझे लगता है कि भारत सरकार को बताना चाहिए। पेट्रोल डीजल पर 2004-05 में जब यह सरकार बनी सर, मतलब मैं केवल यह कह रहा हूं कि किस तरह से न्यूसेंस इन्होंने क्रिएट किया, 1,40,000 करोड़ का, 1,40,000 करोड़ का इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया,
ऑयल बॉन्ड जारी किया, कोई 10 साल का ऑयल बॉन्ड है, कोई 15 साल का ऑयल बॉन्ड है, और वो केवल सामने जनता को दिखाते रहे, जनता को गुमराह करते रहे, टैक्स पेयर को गुमराह करते रहे कि हम आपको सस्ते दर पर डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं, हम आपको सब्सिडाइज रेट पर डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं। आज वो 10 साल 15 साल पूरा हुआ हमारी सरकार में सर, क्योंकि मैंने कहा ना कि करे कोई भरे कोई, हमने कर दिया और अब आपको जो भोगना है, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया 2014 में सभापति महोदय। मैं कई एक कानून के बारे में लगातार बोलता हूं, चाहे वो मनरेगा की बात कर रहे हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन की एक्ट की बात कर रहे हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हो। इनको यह लगता था कि जो आने वाली सरकार है उसको 4-5 साल में हम इतना बदनाम कर देंगे कि वो चली जाएगी। और उसमें मैं आपको बताऊं कि ऑयल बॉन्ड में 1,40,000 करोड़ का जो ऑयल बॉन्ड है, भारत सरकार को आज 3,20,000 करोड़ रुपया लौटाना पड़ा। क्या आप इसी तरह का वित्त चाहते हैं? कि इसी तरह का फाइनेंस चाहते हैं? क्या आप जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं? क्या आप जनता को गुमराह कर रहे हैं? 1,40,000 और वो 3,20,000 करोड़ जो ऑयल बॉन्ड लिया, वो ऑयल बॉन्ड किसी गरीब आदमी ने नहीं लिया सभापति महोदय। ऑयल बॉन्ड किसी न किसी पैसे वाले ने लिया, किसी न किसी कॉर्पोरेट ने लिया। और आप कहते हैं कि यह सरकार चलती है। किस तरह की दलाली आपने की है? किस तरह के लोगों ने आपने ऑयल बॉन्ड दिया है? 1,40,000 करोड़ यदि 3,20,000 करोड़ में चला गया, ये किसका पैसा था? ये आम गरीबों का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, और आपने जो है इस तरह की बातें कर दी। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। निशिकांत जी जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। आप बैठ जाइए। मैं सभापति महोदय, इस बजट में कई एक ऐसी चीजें हैं जो गांव गरीब और किसान से जुड़ी हुई, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर मैं बता रहा हूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जो है 53,000 इन्होंने दिया है कि फॉर पेमेंट ऑफ पेंडिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। इस कोरोना में या कहीं भी यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं सभापति महोदय, तो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर करता है, छोटे उद्योग करते हैं, एमएसएमई करते हैं। और एमएसएमई एक ऐसा उद्योग है या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा चीज है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। छोटी इंडस्ट्री होती है लेकिन ज्यादा रोजगार देता है। और यहां जो सबसे बड़ा विषय है कि रोजगार देना है तो कैसे देना है, कैसे लोगों को इन्वॉल्व करना है, खासकर गांव के लोगों को या छोटे लोगों को, अनस्किल्ड लेबर को या स्किल्ड लेबर को कैसे देना है। इसमें 53,000 करोड़ रुपया दिया है। और किस लिए दिया है? कि आपको हम ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाइए। क्या गरीबों को पैसा देना गुनाह है? क्या गरीबों को रोजगार देना गुनाह है? क्या इस बजट में? दूसरा मैं आपको बताऊं कि किसानों की बात कर रहे हैं, यहां महाराष्ट्र के भी शिवसेना के लोग बैठे हुए हैं, एनसीपी के लोग बैठे हुए हैं। यहां कपास कौन पैदा करता है? कपास ज्यादा जो है महाराष्ट्र के किसान पैदा करते हैं या गुजरात के किसान पैदा करते हैं? 60,000 करोड़ की सब्सिडी, उसके लिए इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में यदि हमने व्यवस्था रखी है कि 7,000 करोड़ कॉटन की सब्सिडी देंगे, कॉटन ग्रोअर फार्मर को जो है हम मदद करेंगे, तो हमने कौन सा गलत कर दिया सर? इसके बाद मैं आपको बताऊं कि रेलवे पर आया। रेलवे एक बड़ा विषय है, चले गए 2014 के पहले यहां कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा जो रेल से नहीं जुड़ा हुआ है। रेल एक ऐसा साधन है जो व्यक्तियों के क्षेत्र में आम गांव गरीब से जुड़ा हुआ है। आज उसको बजट एयरलाइंस के तौर पर एयरलाइन से मुकाबला करना पड़ रहा है। यदि फर्स्ट क्लास में यदि हम यहां से पटना जाना चाहें तो उसका किराया ज्यादा हो सकता है और ट्रेन का किराया ज्यादा हो जाएगा। उस दिन गडकरी जी ने अनाउंस किया कि हम आपको 4 घंटे में पटना पहुंचा देंगे, 10 घंटे में हम मुंबई पहुंचा देंगे। यदि इस तरह के कंपटीशन आपको एयरलाइन से मिल रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बन रहे हैं, उड़ान स्कीम में चप्पल पहनने वाले लोग भी जो है प्लेन पे चढ़ रहे हैं, तो क्या रेलवे को कुछ नहीं करना चाहिए? और रेलवे का क्या होता रहा 1947 से लेके 2015-16 तक? क्या होता रहा हमारी सरकार बनने तक सर? पूरे दुनिया में यदि रेल बनता है, रेल लाइन बनती है, तो वो सरकारें रेल लाइन बनाती हैं। रेलवे अपना पैसा खर्च करके दुनिया में भारत को छोड़कर कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां की रेलवे को पैसा भी कमाना है, 13 लाख 14 लाख एम्प्लॉय को पैसा भी देना है और उसके बाद रेल लाइन भी बनाना है। उसका कारण क्या, नतीजा क्या होता था सभापति महोदय?
कि केवल जो है छोटे छोटे पैसे देके एक एक रेल लाइन आप अनाउंस कर देते थे, पिंक बुक में आ जाता था, वो 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल लग जाता था। भारत सरकार ने क्या किया? मोदी जी को यह लग गया कि रेलवे के लाइन बनाने का काम भारत सरकार का है और भारत सरकार को इसका पैसा देना चाहिए। इसीलिए सबसे पहला डिसीजन हमने लिया कि रेल बजट को जनरल बजट के साथ मिला दिया। उसका क्या फायदा हुआ कि आज वित्त मंत्रालय लगातार हमको पैसा देती है और उसी में ये जो 20,000 करोड़ आज साफ सफाई नजर आ रही है। आज स्टेशन रीडेवलपमेंट के नाम पर अभी गांधीनगर में जो है बहुत बड़ा काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है कि उसके लिए किया। अभी वो हबीबगंज गए थे, मध्य प्रदेश में ये बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के उदय प्रताप जी। हबीबगंज का रेलवे स्टेशन किस जमाने में कैसा हुआ करता था? साफ सफाई नहीं होती थी, प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट नहीं होता था, गाड़ियां जो है छुक छुक चला करती थी। आज पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन, आप समझिए लगभग 80-85% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और हो सकता है कि हम साल 2 साल के अंदर जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लें। ग्रीन एनर्जी की तरफ ये देश जा रहा है और उसी के लिए 100 ट्रेन जो हमने आजादी के 75 साल में 75वें महोत्सव में 75 फास्ट ट्रेन चलाने का, क्योंकि किसी भी छोटे से छोटे शहर के लोगों का, छोटे से छोटे गांव के लोगों का, वंचितों का, शोषितों का, दलितों का जो एक सपना है कि वो फास्ट ट्रेन में चले, उसके लिए यदि हमने पैसा मांगा है 20,000 करोड़ रुपया, यदि स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए मांगा है और यदि फास्ट ट्रेन बनाने के लिए आया है, क्या ये पैसा नहीं देना चाहिए? क्या आप ही की तरह जो है हम लोगों को परेशान करते रहते कि 20 साल 25 साल में अपने को ट्रेन बनाना है, ट्रेन चलाना है? तो मेरा यह कहना है कि इस तरह के जो तकरीर हम देते हैं सर, ये बहुत ही बुरी बात है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो बजट है, रोटी कपड़ा और मकान, मैं माननीय मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसमें 7,000 करोड़ रुपया इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में, यदि 2022 तक यदि लोगों को मकान देना है, 2024 तक यदि सबको नल का पानी देना है, तो उसके लिए पैसा देना है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7,000 करोड़ रुपया रखा है। मैं अब आपको आऊंगा एक विषय में 5-7 मिनट में सभापति महोदय खत्म करूंगा। एक जो इसमें बजट में हमने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के लिए लगभग 4,500 करोड़, 4,300 करोड़ के आसपास जो है इस बजट में हमने प्रोविजन किया है। और अभी यहां बुंदेलखंड के साथी बैठे हुए हैं और सभी साथियों को, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पहला जो केन बेतवा लिंक है वो कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों की तरफ से मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर ये बहुत पहले से प्लान चल रहा था सर, मैं ये नहीं कहता कि प्लान नहीं चल रहा था। नेहरू जी ने भी इसके ऊपर प्रयास किया, राव कमेटी बनी थी, राव कमेटी की रिपोर्ट आई। लेकिन यदि किसी ने सीरियस काम इस देश में यदि शुरू किया तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया सर। सुरेश प्रभु जी जो यहां रेल मंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बना और टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट दिया सर 2003-4 में, और कई एक नदियों के बारे में कहा कि कहीं बाढ़ होता है, कहीं सुखाड़ होता है, तो अपने को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पर जाना चाहिए। क्योंकि जो बुंदेलखंड की मैंने बात की सर, वहां तो पानी ही नहीं है, पीने का भी पानी नहीं है, सिंचाई का तो छोड़िए आप, जानवर ऐसे ही बिना पानी के कई एक बार जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, बुरा हालत है। रिपोर्ट आ गई, संजोग से 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई सर। 2004 से लेकर 2014 तक एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का जो है उदय हो गया सर, और कांग्रेस पार्टी के युवराज आ गए। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। उन्होंने वन फाइन मॉर्निंग उसको फाड़ा और कहा कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर जो है, ये जो रिवर है, ये संभव ही नहीं है, इसको करना ही नहीं है। और मैं 2 लोगों का, यदि ये बहस करना चाहेंगे तो मैं 2 लोगों का स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा सर। बड़े सीनियर नेता रहे, अब नहीं है, माननीय करुणानिधि जी। उन्होंने करुणा सीनियर नेता रहे, मतलब अब नहीं है वो जी, करुणानिधि जी ही कह रहा हूं, मतलब सम्मानित है। उन्होंने 2011 में राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी सर, और उन्होंने कहा कि आप जो ये कर रहे हो ये गलत है। इस देश के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो है सबसे जरूरी है।
और दूसरे उस वक्त के जो तत्कालीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे सर, शरद पवार साहब, उन्होंने 3 मीटिंग की राहुल गांधी को समझाने। राहुल गांधी कुछ नहीं थे सर, क्योंकि कांग्रेस को शासन, सत्ता, पार्लियामेंट पर भरोसा ही नहीं है। यदि आपको ध्यान हो, उस वक्त सर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बन गई। हम लोग भी जिस पार्टी से हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, जो सर, उनको किसी पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ कहना होता है वो आदेश कर देते हैं सर। निशिकांत जी दुबे, मैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहा हूं सर। मैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो भारत सरकार पैसा दे रही थी सर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के लिए, प्लीज बैठ जाइए। मैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहा हूं सर, जिसके लिए कि हम पैसा देते थे, टैक्स पेयर का पैसा जाता था, इस पार्लियामेंट से बजट पास होता था सर। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने क्या क्या किया सर? आरटीआई आ गया। आरटीआई से क्या फायदा हो गया सर? क्या आपको लगता है कि आरटीआई ने सब कुछ ठीक कर दिया? क्या हमको नहीं लगता कि हमने जगह जगह पर ब्लॉक में एक दलाल पैदा कर दिया? कौन सा ऐसा चीज है जो आरटीआई ने आमूलचूल परिवर्तन कर दिया? कौन सी ऐसी चीजें हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट से आमूलचूल परिवर्तन हो गया? कौन किसानों को 4 गुना पैसा देने को तैयार नहीं है? लेकिन सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के कारण क्या स्थिति हो गई? आज कोई भी प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल के पहले नहीं पूरा होता है। क्या मनरेगा में करप्शन नहीं है? आज यहां जितने बैठे हुए हैं सदन के लोग, अपने सभी दिशा कमेटी के चेयरमैन हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर वो पूछें कि क्या मनरेगा से जो है करप्शन को हम नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? किस तरह की चीजें हम करना चाह रहे हैं? तो मैं वही कह रहा हूं कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है सर, मतलब, और जिस पर कि भारत सरकार बहुत सीरियस है, उसके लिए ना उन्होंने शरद पवार साहब की बात मानी, ना करुणानिधि जी की बात मानी। बड़े से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहां कहावत है सर कि अभिवादन शीलस्य और नित्यं वृद्धा पसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यदि आप बड़े बुजुर्ग का आदर करेंगे, उनके बातों का मान और सम्मान करेंगे, तो आपका आयु, विद्या, यश और बल सब बढ़ेगा। आज यदि कांग्रेस डिटोरिएट हो रही है तो उसका कारण यही है कि उसने बड़ों का कहना मानना बंद कर दिया। इसी कारण से ये इतनी बड़ी पार्टी जो है आज लीडर ऑफ द पार्टी नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना पा रही है। उसने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर नहीं बनाया सर। जब 2014 में माननीय मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट है, हमको गांव गरीब किसानों तक, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर देना है, और आज ये बड़ा प्रोजेक्ट होया, और इसीलिए इस बजट में उसका प्रोविजन है। मैं अंत में सभापति महोदय, क्योंकि हमारे बहुत स्पीकर हैं, मैं 3-4 चीजें जो है आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, क्योंकि सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में कई एक बातें नहीं होती हैं, और जो मेरा बहुत ही इमोशनल विषय है, और यहां संजोग से मेरे मित्र शिव कुमार उदासी साहब यहां बैठे हुए हैं, कि क्रिप्टो करेंसी जो 2013-14 से लगातार उस विषय को उठा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा विषय है, माताब साहब भी हैं, हम लोग फाइनेंस कमेटी में 13-14 से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत हेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका कोई मालिक नहीं है, और कई एक चीजें टेक्नोलॉजी है जिसको कि हम रोक नहीं पा रहे हैं। इस देश में मान लीजिए ड्रग्स हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो ड्रग्स हम रेगुलेट नहीं कर देंगे। हवाला से पैसे का लेन देन होता है, ये पूरी दुनिया जानती है सर, लेकिन हम हवाला को रेगुलेट नहीं कर देंगे। यदि पोर्नोग्राफी को हम बैन नहीं कर पा रहे हैं, यदि टेक्नोलॉजी को बैन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम रेगुलेट नहीं कर देंगे सर। 4 लगातार जो 4 आरबीआई के गवर्नर रहे हैं सर, चाहे वो सुब्बा राव साहब हैं, चाहे रघुराम राजन साहब हैं, चाहे उर्जित पटेल जी हैं, चाहे शक्तिकांत दास जी हैं, वो लगातार अलग अलग फोरम पर ये बोलते हैं कि चिट फंड कंपनी है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस भारत सरकार से आग्रह है कि क्रिप्टो करेंसी का बिल लाने के पहले मुझे लगता है कि एक बार असेसमेंट करना चाहिए, और इसको यदि हम बैन कर पाए तो देश के लिए बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। दूसरा, हाउस में चर्चा भी होनी चाहिए जिससे कि सबों के व्यूज आ जाए। दूसरा, जिस इलाके से मैं आता हूं सर, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक तो हमने 115-117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए, उसके डेवलपमेंट के काम चल भी रहे हैं, लेकिन जो नया बजट आने वाला है, यदि उसमें अलग से हम बजट का प्रोविजन कर पाएं तो मुझे लगता है कि उन जिलों के साथ एक न्याय हो पाएगा, और वो भी एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट है उस पर वो जा पाएंगे। तीसरा, जो हम लगातार क्वेश्चन पूछते हैं सर, उसमें एक चीज जो सामने आती है, जिस राज्य से मैं आता हूं, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम हो, चाहे टूरिज्म का काम हो, चाहे एनएच का काम हो, हम पैसा देते हैं, केंद्र सरकार पैसा देती है,
लेकिन वो राज्य सक्षम होकर काम नहीं करती। कहीं डीपीआर नहीं बनता, कहीं करप्शन होता है, कहीं चोरी होती है। और इस कारण से केंद्रीय योजनाएं सभी राज्यों में, जहां की राज्य सरकारें बहुत मजबूत हैं, वो अच्छा काम कर लेती हैं, लेकिन जहां हमारी जैसी सरकारें हैं, जो करप्ट सरकार है, वो नहीं कर पाती है। इस कारण से सफर होता है, आगे बढ़ जाता है कोई इलाका, जैसे महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ गया, गुजरात आगे बढ़ गया, तमिलनाडु आगे बढ़ गया, कर्नाटक आगे बढ़ गया। लेकिन हम जो ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं सर, खासकर मैं अपने झारखंड की बात करता हूं, तो जो केंद्रीय योजनाओं का असेसमेंट है उसको एक प्रॉपर यदि कर पाएं और उसमें सांसदों की भूमिका को प्रभावी कैसे बनाया जाए, दिशा कमेटी से बहुत कुछ होता है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए अपने को मैकेनिज्म जो है तय करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी सार्थक सरकार आई है और ये बहुत कुछ करना चाहती है। और एक चीज है जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब जब औरंगजेब आते हैं तो शिवाजी आते हैं, उसी तरह से जब देश में इस तरह के हालत हुए तो मोदी जी आए। और हमारे यहाँ रामायण की एक चौपाई है सर कि जब जब होई धर्म की हानि, 12 ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीड़ा। लोगों का पीड़ा हरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आई है। ये गांव गरीब किसानों के लिए अच्छा करेगी। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दुबे।